हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग 2013 आपकी जो पीजीटी प्रवक्ता पेपर होने वाला है वो 2016 का अध्ययन करेंगे। ओके, यूपी पीजीटी। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1956 में, 1975 में, 1936 में, 1996 में। तो यहाँ पर जो पर्यावरण संरक्षण एक्ट है वो 1986 में पारित हुआ। ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? मतलब क्या चीज़ें होती हैं जिससे कि हमें चीज़ें याद रहती हैं? तो हम सभी जानते हैं कि जिसमें हमारी ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग होता है उसमें वो चीज़ें हमको ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। और सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूँ दृश्य तथा श्रव्य साधनों के द्वारा। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ये यहाँ पर दृश्य श्रव्य साधनों के द्वारा ये, और लास्ट में हम देखते हैं व्यवहारिक अनुभव के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वही मैं बताने जा रही थी कि आप किसी चीज़ को जब कर लेते हैं, जैसे हमने कोई प्रैक्टिकल कर लिया, तो लर्निंग बाय डूइंग, मतलब जब करके सीखते हैं तो फिर क्या होता है, और भी ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ हमारी सक्रिय होती हैं। ठीक है, हमारा सेंस भी काम करता है, हाथ भी हमारे काम कर रहे हैं, और आँखें काम कर रही हैं, कान काम कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है, व्यवहारिक अनुभव के द्वारा। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को व्यवहार में लेकर के आते हैं तो वो चीज़ें मैं बिल्कुल, जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो साइंस के प्रैक्टिकल्स जो हैं या किसी सर्वे को आप करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा याद रहती हैं। सेल्फ हेल्प फीचर्स के अंतर्गत आते हैं। सेल्फ हेल्प फीचर्स में क्या मतलब, जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। हुक एवं अक्षिका, बटन एवं काज, रिबन एवं डोरी, ये सब आप जानते होंगे। बटन एवं काज, जो बटन होल होता है उसी को काज कहते हैं। हुक एवं अक्षिका मतलब इस तरह का जो होता है उस पर क्या होता है, नॉट्स दी हुई होती हैं, वो क्या है, हमारी अक्षिका है। तो इलास्टिक एवं चुटपुट, जो इलास्टिक और चुटपुट हैं ये सेल्फ हेल्प फीचर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, इलास्टिक क्या है कि इसको जितना चाहे उतना खींचे, फिर वापस ये अपनी पुनः स्थिति में आ जाती है। चुटपुट इस तरह की होती है और क्या होता है, खुद ही एक दूसरे की मदद करती है, इसके आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ। और बार बार बताती हूँ, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और उस समय कौन थे हमारे प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, और कौन, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होगी? तो बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, गर्भावस्था में, धात्री अवस्था में। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? गर्भावस्था में, क्योंकि उस समय बेबी का फॉर्मेशन हो रहा होता है, और साथ में धात्री अवस्था में क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह कराती हैं, इसलिए भी प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना का आरंभ की गई। जवाहर रोजगार योजना भारत सरकार के द्वारा कब आरंभ की गई? सन 1989 में जवाहर रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ। मिलावट निरोधक अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो ये आपका मिलावट अधिनियम जो निरोधक कानून है ये आपका कब, फूड एडल्ट्रेशन वाला, ये आपका 1 जून सन 1955 को आरंभ हुआ। ओके, कब? 1 जून सन 1955 को आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडीज़ किसके विरुद्ध लड़ते हैं? एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो किसके, जो हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का संक्रमण, जो अलग से जो पैथोजेनिक एजेंट्स हमारी बॉडी में कोई भी जीवाणु या विषाणु एंटर करते हैं, तुरंत क्या होता है, ये सक्रिय हो जाते हैं। और इसके लिए क्या, WBC। ठीक है, WBC जिन्हों फैगोसाइट्स भी के नाम से भी जानते हैं। तो फैगोसाइट क्या है, वो WBC हैं। तो इसीलिए एंटीबॉडीज़ का किसके विरुद्ध लड़ते हैं? संक्रमण के, किसी प्रकार के इन्फेक्शन के विरुद्ध लड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव व्यवहार के प्रेरणा तत्व हैं। थोड़ा सा ब्लर हो गया है तो इसलिए मैं छोटा कर रही हूँ। मानव व्यवहार के प्रेरणा
तत्व हैं, क्या हैं, मूल्य हैं, स्तर हैं, लक्ष्य हैं। तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं आपके जो यहाँ पर, और ये स्तर हैं और लक्ष्य हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका स्तर जो है मूल्य है, और जैसे स्तर का मतलब होता है लिविंग स्टैंडर्ड से मतलब है आपका, और लक्ष्य क्या है, आपके गोल। तो मानव व्यवहार के प्रेरणा तत्व, प्रेरणा प्रदान करने वाले सारे तत्व हैं, इसलिए उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेशियों में थकावट किसके कारण जमा हो जाती है? तो हम सभी जानते हैं किसके कारण, लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पेशियों में थकावट हो जाती है। मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र है जो संबंधित है। अच्छा, रेक्टम जो ये तंत्र है वो किससे संबंधित है? वो हमारे पाचन तंत्र से संबंधित है। अच्छा बताइए, रेक्टम होता कहाँ है? रेक्टम क्या है? ये बड़ी आंत का एक हिस्सा है, ठीक है, बड़ी आंत का एक हिस्सा है जो कि एनस के पास है आपको, जिसको कि इंग्लिश में अगर हम कहें तो क्या कहेंगे, उसको मलाशय कहते हैं। तो सबसे पहला है आपका जो सबसे पहले जो सीकम, ठीक है, जो अगर बड़ी आंत को 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, सीकम, ठीक, सबसे पहले सीकम, देन कोलन, इस तरह से प्रश्न आते हैं, इसलिए आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो सीकम क्या है? सीकम वो है जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे ही ख़त्म होती है, ये किससे जुड़ जाती है? सीकम से जुड़ जाती है, और आपके यहाँ सीकम के पास ही यहाँ पर अपेंडिक्स बना हुआ होता है। दूसरा पार्ट जो है आपका, पहला पार्ट मैंने बताया क्या आपको, सीकम, ओके, इसको मैं इरेज कर दूँ। पहला पार्ट हो गया आपका कौन सा, सीकम। प्रश्न आता है इससे, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ आपको। फिर दूसरा आता है आपका कोलन, ठीक, फिर तीसरा हिस्सा कौन सा है, रेक्टम। तीसरा हिस्से का क्या नाम हो जाएगा आपके, रेक्टम, रेक्टम। और चौथा जो है वो एनल ट्यूब है, मतलब एनस के पास में, हाँ, जहाँ से मल बाहर आता है, तो एनल ट्यूब, ओके। तो इस तरह से ये 4 हिस्से हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर प्रश्न आता है रेक्टम से, तो रेक्टम कुछ नहीं, क्या है, मलाशय है, हाँ। फिर रेक्टम के बाद क्या होता है, एनस होता है। अगला प्रश्न है, तो पाचन तंत्र से संबंधित है, क्योंकि पाचन तंत्र के अंतर्गत ही तो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत आती हैं, ठीक है। और पाचन तंत्र की बात करें तो जो हमारी बड़ी आंत है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो उसकी लंबाई अगर देखा जाए तो कितना 1.5 मीटर उसकी लंबाई होती है। कितनी होती है, 1.5 मीटर, लगभग कितना, 5 फुट के बराबर होती है। अगला प्रश्न है हमारा, कटलरी के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, हम सभी की डाइनिंग टेबल पे कटलरी सेट रखा हुआ होता है, तो आपको जैसे ये मालूम होगा कि कटलरी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो क्या कद्दूकस भी रखा रहता है डाइनिंग टेबल पे? नहीं, कद्दूकस नहीं रखा होता ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कद्दूकस वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चम्मच है, छिलनी है, कद्दूकस नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। फिर चम्मच है, चाकू है, छिलनी भी रहती है, पीलर भी रखे रहते हैं आप, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपका नाइफ होता है, आपका फोक होता है, और क्या होते हैं, स्पून्स होते हैं, ठीक है। नाइफ हो गया, फोक हो गया, और स्पून, मतलब चाकू, कांटे और चम्मच कटलरी के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन मानवीय साधन नहीं है? तो इनमें से कौन सा मानवीय, 2 तरह से मैंने बताया था, एक आपके कौन से, एक मानवीय और दूसरा अमानवीय साधन। 2 प्रकार के साधन, मतलब जो हमारे अंदर निहित हैं वो सब क्या हैं, मानवीय हैं, और जो हमारे अंदर नहीं हैं वो सब अमानवीय हैं। जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं वो अमानवीय के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर धन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान भी हमारे पास है, शक्ति मतलब ऊर्जा भी हमारे पास है, और रुचि इंटरेस्ट भी हमारे पास है। अगला प्रश्न है, कठपुतली एक साधन है। कठपुतली कौन सा, दृश्य साधन, श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये पपेट है, पपेट क्या है, हमारी दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत आती है। सिर के लिए सामान्यतः पट्टी बांधी जाती है। सिर के लिए कैसी पट्टी बांधी जाती है, तिकोनी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। ताने और बाने के धागे
रंगे जाते हैं। किसमें? कभी भी बांधनी और पटोला एक साथ मत कर दीजिएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन अलग है। तो ये क्या है? पटोला, जिसको हम इकत कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? ताने और बाने के धागे अलग अलग रंगे जाते हैं और उसी हिसाब से सुंदर नमूनों का निर्माण किया जाता है वस्त्रों का। निम्न में से कौन से कारक आहार नियोजन वर्ग को प्रभावित करते हैं? तो आपके कौन से कारक हैं जो कि आपके डाइट प्लान करने के लिए प्रभावित है? तो आयु करेगी, बिल्कुल करेगी। अगर बच्चा है तो उसके लिए अलग है, बूढ़ा है अलग है। शारीरिक आवश्यकता बिल्कुल, कोई धात्री माता है उसके लिए अलग, प्रेग्नेंट लेडी की अलग, और आपकी हैवी वर्कर की अलग, तो ये भी आपकी करेगी, इफेक्ट डालेगी। व्यवसाय भी इफेक्ट डालेगा। और उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, फल और सब्जियाँ अच्छे स्रोत हैं किसके? तो बार बार मैं बताती हूँ, मिनरल और विटामिन के फल और सब्जियाँ बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। और साथ ही में कौन से हैं? ये सुरक्षात्मक पदार्थ हैं। तो विटामिन करेक्ट आंसर हो जाता है। ग्लेजिंग दी जाती है। ग्लेजिंग मतलब, ग्लेज से आप याद कर लीजिए क्या होता है? चमकना। ठीक है, ग्लेज से क्या होता है? चमकना। ठीक, तो यहाँ पर गोंद और स्टार्च से क्या की जाती है? ग्लेजिंग दी जाती है। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया और किसके द्वारा ये किया गया है? लिखी हुई पुस्तक है, तो ये जीन पियाजे महोदय के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, जिन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? संवेदी प्रेरक अवस्था, पहली अवस्था संवेदी प्रेरक, फिर पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, फिर उसके बाद औपचारिक। ठीक है, तो इस तरह से 4 भागों में इन्होंने बांटा। मार्थंडम योजना प्रारंभ की, तो मार्थंडम से आप हैच को याद कर लीजिए। डॉक्टर स्पेंसर हैच जो हैं, उन्होंने मार्थंडम योजना प्रारंभ की है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, नवजात शिशु के संवेग हैं ईर्ष्या, क्रोध और प्रेम। भय, क्रोध, प्रेम। प्रेम हंसना रोना, भय रोना और ईर्ष्या। तो यहाँ पर जो नवजात शिशु है, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है हमारा, उसके संवेग कौन से हैं? भय, क्रोध और प्रेम। 3 प्रकार के संवेग हैं, भय, क्रोध और प्रेम। गृह व्यवस्था एक बांध के समान है, ये किस साधनों को नियमित किया जाता है? बार बार मैंने बताया कि बांध की बात आ जाएगी तो कौन हो जाएंगे? राजमल पी देवदास महोदय हो जाएंगे। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त जो है हमारा वो किसके अंतर्गत? संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रक्त क्या है? संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन नियंत्रित होता है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्रंथ से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है, वैसे तो जो रक्त शर्करा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो किसके द्वारा? इंसुलिन है, इंसुलिन जो कि कहाँ से? हमारे अग्नाशय से स्रावित होती है। इंसुलिन हार्मोन से होता है, लेकिन साथ ही में यहाँ पर ऑक्सीजन नियंत्रित करने की बात की गई है और इंसुलिन यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर आपकी एड्रिनल ग्लैंड जो है वहाँ से क्या होता है? ये उसका स्तर ऑक्सीजन मतलब नियंत्रित होता है। और एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है? ये हमारे वृक्क के ऊपर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी हाथ की छपाई की तकनीकी नहीं है? तो आपकी हाथ की छपाई की कौन सी इसमें तकनीकी नहीं है? तो यहाँ पर है ब्लॉक छपाई, स्क्रीन छपाई, स्टेंसिल छपाई और ड्यूप्लेक्स छपाई। तो जो ड्यूप्लेक्स है ये कौन सी छपाई है? इसमें रोलर होते हैं और क्या होती है? छपाई दोनों तरफ होती है, रोलरों के माध्यम से छपाई दोनों तरफ होती है। तो ये कौन सा करेक्ट आंसर हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की है? तो पहले कोशिका, फिर उसके बाद क्या है आपका? पहले कोशिका हो गई और ये केंद्रक हो गया। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, विल्सन और हाइमैन। तो जो आपकी कोशिका है वो उसकी खोज किसके द्वारा की गई? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई और उसी के अंदर केंद्रक है, तो वो किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। जब भी आता है प्रश्न मैं इस तरह से बताती हूँ जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलन तंत्र क्या है? चलन तंत्र मतलब कि जो मूव करता है, तो कंकाल तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, लसिका तंत्र है। तो जो आपका चलन तंत्र है उसके अंतर्गत क्या आता है? तो उसके अंतर्गत आपका कंकाल तंत्र आता है। अगला प्रश्न है, वार्डरोब शब्द दर्शाता है कपड़ों की दशा को, कपड़ों की तंत्रिका तंत्र को, कपड़ों की देखभाल को या कपड़ों के संग्रह को? तो वार्डरोब शब्द जो है वो कपड़ों के संग्रह को दर्शाता है। जो आपकी गारमेंट इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर भी एक वार्डरोब जैसा एक प्लेस होता है जहाँ पर क्या होता है? तरह तरह के कपड़े का संग्रह किया जाता है।
टाइफाइड रोग का कारण है। टाइफाइड रोग का कारण स्ट्रेप्टोकोकस टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, पैलासोडियम, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं टाइफाइड रोग जो है उसका क्या है, उसका साल्मोनेला टाइफी। और ये सब आप याद कर लें कि पोलियो का कौन सा है, टाइफाइड का कौन सा है, कुकर खांसी का कौन सा है, प्रश्न यहाँ से आते हैं और टीजीटी में भी आपको देखने को मिले हैं। टीबिया प्रमुख हड्डी है। टीबिया कहाँ की प्रमुख हड्डी है? तो टीबिया जो है हमारे पैर की प्रमुख हड्डी है। अगला प्रश्न है अधिगम और कल्पना। ये क्या है? अधिगम और कल्पना मतलब सीखना और कल्पना करना। तो व्यक्तिगत प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया और शारीरिक। तो ये कौन सी है? ये हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस अर्थात की मानसिक प्रक्रिया है। महिला स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? आपका महिला स्त्रीलिंग हार्मोन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बार बार बताया है एस्ट्रोजन, कौन सा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। ये दोनों हार्मोन कौन से हैं? महिला सेक्स हार्मोन के अंतर्गत आते हैं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इस दो तरह के हार्मोन हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील बी सी, जो बचा सब वसा में हो गया ए डी ई के, ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है आपका। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अमाशय में उपस्थित रहता है? आपका कौन सा एंजाइम है जो कि अमाशय में? तो आपका पेप्सिन है, रेनिन है, लाइपेज है और इनमें से सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है आपका पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। पेप्सिन प्रोटीन पर क्रिया करता है, लाइपेज वसा पर क्रिया करता है और रेनिन नामक एंजाइम दूध पर क्रिया करता है। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया कितनी बार होती है? तो हम सभी जानते हैं कि जो एक स्वस्थ मानव है उनमें सांस लेने की क्रिया कितनी बार? 12 से 18 यहाँ लिखा हुआ है, 16 नहीं, 18 नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 18 होना चाहिए था। अगर 18 रहेगा ऑप्शन में तो आप उसी को करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? हम सभी जानते हैं विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, आपका स्कर्वी है और जिंजिवाइटिस है, दो तरह के रोग हैं जो कि गम्स में होते हैं और वो क्या होता है? वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। किसके कारण रुधिर लाल रंग का दिखाई देता है? हम सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर लाल रंग का दिखाई देता है। हीम क्या है? आयरन है और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ओके, फिर मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? तो अगर जोड़ी पूछेगा, जब जोड़ी पूछे इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा तो आप 12 लगाएंगे। अगर पसलियों की संख्या पूछता है तो 24 लगाएंगे। कुछ भी नहीं पूछता, ऑप्शन में 12 रहता है, तब आप 12 पे लगाएंगे। तो यहाँ पे 24 दिया हुआ है। तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? अगर वक्ष टोटल वक्ष का पूछ ले तो 29 हो जाता है। अगला प्रश्न है बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है, मतलब कि जिसमें श्रिंकेज नहीं होते हैं। तो सिंजिंग के द्वारा, कैलेंडरिंग के द्वारा, टेंटरिंग के द्वारा और सल्फोराइजिंग के द्वारा। तो जो सिकुड़न प्रतिरोधी परिसज्जा है आपकी, जिसको हम स्पेशल विशिष्ट परिसज्जा के अंतर्गत आती है, वो कौन सी आती है? सल्फोराइजिंग। अगला है सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है अकाउंट बॉय, ड्राफ्ट, बियरर चेक और विदेशी चेक। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक असुरक्षित चेक की बात की गई वो क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी बियरर चेक। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। अगला है कुइंग और बबलाना वाणी विकास की कौन सी अवस्था है? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, मध्य अवस्था और अंतिम अवस्था। तो कुइंग तथा बबलाना जो है वो आपके वाणी विकास की कौन सी अवस्था है? द्वितीय अवस्था है। MMR दर्शाता है मीजल, मम्स और रूबेला। ठीक, क्या दर्शाता है? मीजल, मम्स और रूबेला, ये 3 रोगों को दर्शाता है और तीनों के लिए एक टीके का प्रयोग किया जाता है। और ओ जो है, आप ओ से बार बार मैं कहती हूँ, ओ क्या है? आपका डोनर है। व्यक्ति सर्वदाता होता है क्योंकि इसमें क्या नहीं होते हैं? एंटीजन, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? एंटीजन ए होता है, एंटीजन बी होता है, एंटीजन ए और बी दोनों होता है, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। तो जो ये आपके ये है ओ है, उसमें क्या होता है? इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। अगर ए बी की बात करें तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। अगला है हमारा ग्रीन हाउस की गैसें उपस्थित होती हैं। तो यहाँ पर आप जानिए मीथेन तो रहेगा ही रहेगा। अगर ग्रीन हाउस की गैसों को पूछता है तो वहाँ पर आंसर आपका मीथेन तो रहेगा ही रहेगा। मीथेन को आप स्किप नहीं कर सकते और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जानते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है CPCB दर्शाता है कॉमन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्रिटिकल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन केयर। तो ये आपका CPCB क्या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के है इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है पोलियो दवा के आविष्कारक कौन है। तो पोलियो दवा के आविष्कारक कौन है, जॉन साल्क हैं। फिर मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, प्रतिबिंब जिस पर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो कार्निया का दान किया जाता है। जो अक्सर प्रश्न आ जाता है कि कौन से आँख के कौन सा भाग में किसको दान किया जाता है जब डोनेट करते हैं, तब उस समय आप याद रखेंगे किसको, कार्निया को, ठीक है। और ये क्या है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, कैसा, दृष्टि पटल पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है। फिर ICDS की बात कर रहा है टीकाकरण, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के आहार एवं पोषण में सुधार लाना, माताओं का पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करना। और यहाँ पर आपका जो है ये 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के आहार व पोषण में सुधार लाना। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए यह बनाई गई है। अगला है इसमें कम खर्च में भोज्य संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। भाषण, सामूहिक वार्तालाप, प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन। तो कम खर्च में भोज्य संरक्षण सिखाए जाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, यहाँ पर आपका डिमॉन्स्ट्रेट। जब आप जैसे मान लीजिए आप अचार बनाना या जैम जेली मुरब्बा बनाना सिखा रहे हैं, तो क्या एक व्यक्ति सिखाएगा और सारे लोग उसको देख करके सीख लेंगे। तो इससे क्या होगा, सबसे कम पैसे लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर किसकी रोकथाम करता है, मिलावट की, शुद्धता की, गलत नाप तौल की, उपयुक्त सभी। तो ये आपका फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर जो है वो किसकी रोकथाम करेगा, वो आपकी मिलावट की रोकथाम करता है। और मैं बताऊं आपको FPO प्रश्न शायद TET में पूछा गया है कि FPO की किसकी स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे आपका था फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, और ये क्या होता है, जेम, जेली, अचार, मुरब्बे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। श्वसन दर किस समय सबसे कम होती है। तो हम सभी जानते हैं जब हम सोते हैं उस समय क्या होती है, श्वसन दर होती है। और जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में, सोते समय 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर देता है, 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है। लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट ने योजना प्रारंभ की, इटावा अग्रगामी योजना, फिरका विकास, नीलाखेड़ी सर्वोदय कार्यक्रम। तो इसके अंतर्गत आती आपकी जो इटावा थी परियोजना थी, वो लेफ्टिनेंट कर्नल के एल्बर्ट के ने आरंभ की। लिगामेंट स्नायु जोड़ता है। लिगामेंट और टेंडर 2 चीज़ें हैं आपकी। टेंडर जो है वो आपका क्या करेगा, पेशी से किसको, हड्डी को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा हड्डी से हड्डी है। तो अगर हड्डी से हड्डी जोड़ने का काम करेगा तो वो वहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जो लिगामेंट है वो आपका हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है। जो टेंडर होते हैं वो किसके, बोन और मसल्स को जोड़ने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रांग के अनुसार सबसे गर्म रंग कौन है। तो आप इसको याद रखेंगे, यहाँ पर रेड होता है, यहाँ ब्लू होता है, और यहाँ पे आपका कौन सा कलर हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। ये साइड में जितने भी कलर हैं ये आपके हॉट कलर के अंतर्गत आते हैं, मतलब गर्म रंग हैं, और ये इन्हीं को हम एडवांस कलर के नाम से भी जानते हैं। तो रेड तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, रेड रहेगा आपका। रेड के साथ में आपका यहाँ, क्योंकि रेड और येलो मिलकर के कौन सा सेकेंडरी कलर बनाएंगे, ऑरेंज कलर बनाएंगे ना। तो यहाँ पर लाल और नारंगी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होता है, करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रेशा है एस्बेस्टस, नायलॉन, ऑर्लॉन, इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक रेशा क्या है आपका, एस्बेस्टस, नायलॉन, ऑर्लॉन, इनमें से कोई नहीं। तो नायलॉन कृत्रिम, ऑर्लॉन कृत्रिम, एस्बेस्टास कौन सा है, नेचुरल, और नेचुरल में भी कौन सा है, ये नेचुरल के अंतर्गत ये मिनरल में आता है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में दूध के केसिन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है। तो वो कौन सा एंजाइम है, तो वो और कोई नहीं हमारा रेनिन एंजाइम है, ठीक है, जो दूध से दही को में परिवर्तित करता है। अगला है, पैर की उंगलियों के पंखे के समान फैलना, ये कौन सी प्रक्रिया है, तो ये सहज प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो हमारे पास जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या 20 है, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है, एसेंशियल की बात कर रहा है, तो 20 से 22 भी हम कह सकते हैं, ठीक है।
तो एसेंशियल की बात करता है तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। बही खाता है एक क्या? रोकड़ बही, तुलन पत्र, जर्नल, मूल लेखा पुस्तिका। तो ये जो आपका बही खाता है वो क्या है? आपकी मूल लेखा पुस्तिका, जिसमें कि सारी चीज़ों का लेखा जोखा होता है। निम्नलिखित में से किसे जीवित भेड़ से उतारा जाता है? उतार कर काटा जाता है, मतलब यहाँ वूल की बात हो रही है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको फ्लीस कहते हैं। गृह प्रबंध क्या है? घर के ढंग से रखना, घरेलू समस्याओं को हल करना, भीतरी साज सज्जा, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध करना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है? बार बार मैंने बताया सुसाइडल बैग की बात आएगी तो क्योंकि ये अंतर कोशिकीय पाचन करता है, इसको हम लोग क्या लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है। राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस, मतलब सिंथेसिस में काम आता है। आपका सेंट्रोसोम आप जानते ही कोशिका में है। ठीक है, फिर अगला है हमारा, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? NIN की बात कर रहा है, हम सभी जानते हैं NIN कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, कला के तत्व कौन कौन से हैं? रेखा, नमूना, आपात तत्व की बात अगर हम करते हैं तो आप इसको याद ही इसको बार बार प्रश्न आता है, और आपके जो कला के तत्व 7 हैं उसको आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करना है। बिल्कुल आप उसको भूले ना, क्योंकि ये सब फ्री के नंबर होते हैं और ये मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपका रेखा, रंग, सतह और नमूना यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है हमारा, मेरीबोना एक तरीका है, किस चीज़ का है? पुष्प सज्जा का एक तरीका। पुष्प सज्जा को आप स्किप ना करें, सारा पढ़ लें, क्योंकि पुष्प सज्जा से प्रश्न आया हुआ था TGT में, इसलिए इस बार आपका गलत ना होने पाए। निम्नलिखित में से कौन आकार का प्रकार नहीं है? ठीक है, कौन सा? पंचकोण, छिद्रयुक्त, वृत्ताकार, आयताकार। तो छिद्रयुक्त कोई भी आकार का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड से, उसी में टूटता है, तो अंतिम उत्पाद क्या है? अमीनो एसिड उसका अंतिम उत्पाद है। और साथ ही में अगर क्योंकि और कुछ इसमें दिया नहीं है, यूरिया और अमोनिया ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या, अमीनो एसिड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि ये किस बंध से जुड़ा हुआ होता है? तो ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, परकिंजे के तंतु होते हैं हृदय में, नेत्रों में, हृदय में, नेत्रों में, यकृत में और मस्तिष्क में। तो जो आपके परकिंजे के तंतु हैं वो कहाँ पर आपके स्थित होंगे? हृदय में स्थित होंगे। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। परकिंजे के तंतु कहाँ स्थित होते हैं? हृदय में। तीव्रता दर्शाती है, तीव्रता क्या दर्शाती है? तीव्रता का मतलब आप चमक से याद रखेंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मतलब ब्राइटनेस और डलनेस। ठीक है, क्या? ब्राइटनेस और डलनेस। तो चमकीलापन और क्या हो गया? या धुंधलापन। तो यहाँ पर क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। तीव्रता क्या? चमकीलापन या धुंधलापन दर्शाती है। अगला प्रश्न है हमारा, एक नाटी महिला के लिए निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। नाटी महिला की बात होगी तो इस तरह की लाइन होंगी, और इस तरह की लाइन होंगी तो कौन सी होंगी? वर्टिकल लाइंस होंगी, और वर्टिकल लाइंस मतलब खड़ी रेखा वाले। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है? बॉडी की जो हाइट होती है वो इन्हेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी नोक वाली डार्ट है? तो दोहरी नोक वाली डार्ट कौन सी है? फिश डार्ट है। मैं बता दूं आपको किस तरह से, इस तरह से ये फिश डार्ट्स होती हैं। और फ्रेंच डार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो वो पॉइंटेड होती हैं आपकी यहाँ पे, जैसे इस तरह से ऐसे, और ये जो बस्ट पॉइंट है यहाँ से क्या होता है? ये इस तरह से भी ऐसी होती हैं। फिर इसको स्टिच करेंगे तो एक लाइन सी पड़ जाएगी ना। तो ये क्या होता है? जो सीम एरिया है, मतलब ये इस तरह से पड़ी हुई होती है और सीम के साथ सिल दी जाती हैं। तो ये वेस्ट वाला एरिया है जो आपका, और ये साइड में आपका अंडर आर्म्स के नीचे का जो एरिया है वहाँ पर भी क्या होता है? यहाँ पर ये सीम लाइन से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये आपकी फ्रेंच, इसको पॉइंटेड डार्ट के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सी बड़ी आंत का अंग नहीं है? तो इनमें से कौन सा बड़ी आंत का अंग नहीं है? सीकम, कोलन, इलियम, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि सीकम है, कोलन है, और उसके साथ कोलन के बाद कौन सा है हमारा, जिससे कि क्या हो जाता है,
ये तीन थे, वो हमारे किसके, बड़ी आंत के अंग हैं, और जो इलियम है ये क्या है, ये छोटी आंत का अंग है। ठीक है, तो इलियम किसका है, छोटी आंत का अंग है, और सीकम है आपका, कोलम है, रेक्टम है, और एनल ट्यूब है, ये किसका, ये बड़ी आंत का अंग है। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है, कौन सा, दीर्घकालीन, लघुकालीन, सार्वभौमिक, मध्यवर्ती। तो हमने शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स और इंटरमीडिएट गोल्स पढ़े हैं, लेकिन सार्वभौमिक लक्ष्य नहीं है हमारे टेक्स्ट उसमें मैनेजमेंट में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, नियासिन की कमी से होता है। नियासिन का मतलब क्या हो गया, विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। सेंसरी मोटर अवस्था, सबसे देखिए अभी मैंने आपकी जीन पियाजे की जो अवस्था बताई थी, सेंसरी मोटर मतलब संवेदी प्रेरक अवस्था, ये कब से कब तक होती है, 0 से 2 साल की अवस्था होती है। अगला है, ISI चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज बी, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा ISI का चिन्ह प्रमाणित किया जाता है। अगला है, मुख दंशन की अवस्था होती है। मुख दंशन की अवस्था क्या होगी, 8 से 18 माह, 10 से 15 माह, 12 से 24 माह, 0 से 8 माह। तो अच्छा, मुख दंशन की जो अवस्था है वो बिल्कुल 0 से 8 माह नहीं हो सकती, क्योंकि दांत हमारे 6 माह के बाद निकलते हैं। ऐसे चीज़ों को आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए में 8 से 18 माह। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, आपका करेक्ट हो जाता है। वर्णांता व्यक्ति के किन रंगों में भेद नहीं कर सकती। तो जो वर्णांता मतलब वर्ण नहीं, मतलब रंग को नहीं पहचान पाते हैं, तो वो कौन कौन सा कलर है जिसमें कि भेद नहीं कर पाती है, तो वो कौन सा कलर हो जाता है, वो हमारा लाल और हरा रंग जो है, इनमें भेद नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। वंशानुक्रम के वाहक कौन है, रजकण, केंद्रक, जीन्स, क्रोमोसोम्स। तो हम सभी जानते हैं जो हमारे जीन्स हैं वो क्या हैं, वंशानुक्रम के वाहक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शरीर का कौन सा भाग जुकाम से संक्रमित नहीं होता। नाक होता है, सांस नली होती है, लेकिन फेफड़ा प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो जुकाम से तो बिल्कुल भी फेफड़ा प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, मध्यमान के लिए कौन सा सूत्र है। तो जो मीन है, मीन का कुछ भी नहीं, सिग्मा FX/N, ये इसको आप रट लीजिए। ठीक है, ये है। फिर कौन सी कढ़ाई का सुमेल नहीं है, कसूती कर्नाटक की बिल्कुल सही, मोती कच्छ गुजरात की एकदम सही, मुर्री लखनऊ बिल्कुल। मुर्री क्या है, ये आपकी जो चिकनकारी है ना उसी का एक फंदा है। मुर्री, बिजली, तेपची, ये सब इसका एक फंदा है। और मोती भरत, जितने भी भारत है ना, भारत का नाम आएगा तो आप बिल्कुल गुजरात को स्किप नहीं करेंगे, आप गुजरात का नाम लेंगे। ठीक है, मोती भरत, अबला भरत, ये सब क्या है, ये आपका गुजरात का है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है और सारे सुमेलित हैं। अगला है प्रश्न है हमारा, इड प्रतिनिधित्व करता है। इड सबसे पहले इड, फिर इद, फिर इदम, फिर पराहम। ठीक है, तो मतलब इस तरह से इड, ईगो और सुपर ईगो, 3 भागों में। तो चेतन मन का, अचेतन मन का, आक्रोश का, प्रसन्नता का। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका इड है वो क्या चीज़ें आपको करेगा। तो चेतन मन मतलब कि आपको चेतना है, आप समझदारी में हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इड हो जाए चेतन। अचेतन मन मतलब कि आपको सेंस नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, गलत और सही का आप फ़र्क नहीं पहचान पा रहे हैं, तब उस समय क्या होगा, अचेतन मन। आक्रोश मीन्स गुस्सा हो जाएगा, अप्रसन्नता मतलब दुखी होना हो जाएगा। और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इड जो है, क्योंकि आपको सही और गलत में अंतर नहीं पता चलता, जो अच्छा लगता है वही करने का मन होता है। और ये अचेतन मन का, और इसके स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट कौन, सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। इड, इडम और सुपर ईगो, 3 तरह से। हाँ, जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है। जीवन रक्षक घोल का मतलब आपका वही है कि नमक चीनी पानी वाला घोल जो ORS का होता है। हाँ, उसको निर्जलीकरण, बुखार, खांसी और सिर दर्द, तो क्या, जब डिहाइड्रेशन होता है तब उस समय इसको दिया जाता है। डोमेस्टिक सीवेज में देखिए कुछ चीज़ें रटने वाली होती हैं, जिसको आप रट करके याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक, तो जो आपका डोमेस्टिक सीवेज जो है उसमें अशुद्धता का प्रतिशत क्या है। तो आपकी जो डोमेस्टिक सीवेज है उसमें अशुद्धता का प्रतिशत क्या होता है, इसको आप बिल्कुल याद रखें, 0.1%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक आपका 1987 में लागू हुआ।
कब हुआ? 6 जनवरी सन 1987 में लागू हुआ। अब यहाँ पे डेट भी मेंशन है, आप डेट भी देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एडीज़ मच्छरों से फैलती है? तो एडीज़ मच्छर जो है आपका, उससे कौन सी बीमारी हो जाएगी? मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, इनमें से कोई नहीं। तो एडीज़ मच्छर जो है उनसे होने वाली बीमारी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाती है हमारी चिकनगुनिया। एडीज़ से क्या हो जाएगा? चिकनगुनिया। एनाफिलीज मादा से क्या हो जाएगा? हमें मलेरिया नामक मच्छर बीमारी हो जाएगी। फिर उसके बाद आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है, और स्टमक में ये हमारे होता है। ठीक है। फिर उसके बाद गृह प्रबंध की प्रक्रिया, गतिविधियों का सही अनुक्रम, तो हम सभी जानते हैं। आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन हम जानते ही हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। तो आयोजन हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद संगठन है, फिर उसके बाद आपका क्रियान्वयन हो जाएगा, फिर मूल्यांकन हो जाएगा। तो आयोजन हो जाएगा, फिर संगठन हो जाएगा, फिर क्रियान्वयन हो जाएगा, फिर मूल्यांकन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। अगला है हमारा धमनियाँ रक्त ले जाती हैं। धमनियाँ शुद्ध रक्त ना, शुद्ध रक्त के लिए धमनी, और सिरा में कौन सा होता है? अशुद्ध रक्त होता है। तो जो धमनियाँ हैं वो रक्त कहाँ से लेकर के जाती हैं? वो हृदय से रक्त को लेकर के जाती हैं और पूरे शरीर में फैलाती हैं, और शिराएँ पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त लेकर के हृदय में लेकर के जाती हैं। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया है, जुकाम है, निमोनिया है, एमोबियोसिस है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? न्यूमोनिया है। अगला है, जब वजन सामान्य वजन से 30% अधिक हो जाता है तो वो किसकी कैटेगरी के अंतर्गत आता है? तो वो मॉडरेट ओबेसिटी के अंतर्गत आता है। 20% होगा तो स्लाइट ओबेसिटी हो जाएगी, 30% से अधिक होगी तो मॉडरेट ओबेसिटी हो जाएगी। इनमें से कौन सा अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, और इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारे जो सबसे पहली लेयर है, सबसे पहले लेयर कौन सी है? आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। हाँ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो ओजोन वहाँ पे उपस्थित होती है, ये अल्ट्रावायलेट रेज को सोख लेती है। हाँ, तो ये समताप मंडल में उपस्थित जो ये ओजोन है उसको सोख लेती है। तो ये क्या है? ये हमारे लिए गुड ओजोन के रूप में कार्य करती है। फिर अगला है वायु में नाइट्रोजन। शरीर के लिए आवश्यक है, ऑक्सीजन को पतला कर देता है, खून में ऑक्सीजन को घोल देता है, वायु की सघनता को कम कर देता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, वायु में जो नाइट्रोजन है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन, तो वो क्या, उसका काम क्या है? ऑक्सीजन को पतला कर देता है। या कभी प्रश्न आ जाए कि ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करता है, तब भी वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज लवण आवश्यक है? तो वहाँ पर सोडियम नियंत्रित करने का कार्य कौन करेगा? आपका पोटेशियम करेगा, और सोडियम जो है उच्च रक्तचाप की अवस्था में क्या किया जाता है? इसको कम कर दिया जाता है। तो बढ़ाने का काम सोडियम कर देगा और नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? पोटेशियम कर देगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ रंग है? कौन सा तटस्थ रंग है? न्यूट्रल कलर की बात कर रहा है यहाँ पे। तो काला, लाल, हरा, पीला। हाँ, तो ये यहाँ पर आपका तटस्थ रंग कौन सा हो जाएगा? काला रंग क्या है? आपका तटस्थ रंग है। इनमें सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषण का गुण होता है। सूती रेशे में, ऊनी रेशे में, रेयॉन रेशे में, रेशम के रेशे में। तो सबसे ज़्यादा आर्द्रता अवशोषक मतलब सोखने का काम कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा सोखने वाला काम कौन करेगा? सूती रेशे करते हैं। ठीक, अगर लिनिन लिखा होता तो लिनिन आंसर हो जाता। ओके। फिर उसके बाद निम्न में से कौन सा विटामिन बांझपन विरोधी कहलाता है? बार बार मैं बताती हूँ, विटामिन ई जो है वो बांझपन विरोधी विटामिन है, और ये भी जान लीजिए मेल और फीमेल दोनों के लिए आवश्यक होता है। और साथ ही साथ में विटामिन ई क्या है? सौंदर्य विटामिन ई, विटामिन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। स्टेपल तंतु का उदाहरण मतलब छोटे छोटे रेशे जो होते हैं उनकी बात कर रहा है। स्टेपल तंतु जो रेशम है ये हम सभी जानते हैं। फिलामेंट है, लंबे रेशे हैं। डेक्रोन की बात करें तो डेक्रोन क्या है? हमारा कृत्रिम है, तो ये तो लंबाई होगा। नायलॉन भी लंबाई होगा। तो जूट, जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं रेशम को छोड़ करके वो सारे क्या होते हैं? स्टेपल फाइबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है? दृश्य मतलब देखने वाली। पोस्टर को हम देखते हैं, फ्लैश कार्ड्स को हम देखते हैं, श्याम पट्ट को हम देखते हैं, और उसके बाद जो आपके चलचित्र हैं उसको क्या हम देखते और सुनते हैं।
अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र है, नए सूते व माड़ लगे हुए, पुराने सूती व कोमल। तो जो पुराने सूती व कोमल वस्त्र जो हैं वो बच्चों के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि उनकी त्वचा क्या होती है, काफ़ी संवेदनशील होती है। आहार चिकित्सा में इनमें से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, डॉक्टर की, डाइटिशियन की, नर्स की, गृहिणी की। प्रश्न को आप समझेंगे, आहार चिकित्सा पूछ रहा है, डॉक्टर इलाज नहीं करना है बीमारी का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जो ये डाइटिशियन है वो क्या है, मुख्य भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, विकास का क्रम है, विकास का क्रम क्या है, सबसे पहले क्या मुख है, गर्दन है, धड़ है, पैर है और सिर है। ठीक, फिर उसके बाद सिर है, मुख है, गर्दन है, धड़ है, पैर। तो सिर तो बाद में आएगा नहीं, तो सबसे पहले ये सिफेलोकार्डल की बात कर रहा है, सिर है, मुख है, गर्दन है, धड़ है और पैर, सिर से पैर की ओर, सिफेलोकार्डल। अगला है, रग के प्रकार हैं, दीवार का बिछावन, फर्श का बिछावन, छत का बिछावन, उपयुक्त सभी। तो जो ये रग्स हैं वो हम सभी जानते हैं, रग्स किसके लिए, फर्श पर हम लोग लगाते हैं, फर्श का बिछावन है। वसा अघुलनशील है, वसा किस में अघुलनशील है, ईथर में, पानी में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में और क्लोराइड में। तो हम सभी जानते हैं ईथर में क्या है, वसा घुलनशील है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी घुलनशील है और क्लोराइड में भी घुलनशील है। आप इसको याद रखें, क्लोराइड और ईथर तो जानते ही होंगे आप लोग। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोराइड दोनों सभी में क्या है, घुलनशील है, लेकिन पानी में क्या है, अघुलनशील है। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, संगठित होती है, व्यवस्थित होती है, अत्यधिक संस्थानिक होती है, शैक्षणिक गतिविधि होती है। तो इसमें कूट दिया हुआ है, तो हम लोग कूट से देखते हैं कि जो अनौपचारिक शिक्षा है वो कैसी होती है। तो वो अत्यधिक संस्थानिक तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसमें जो सबसे मतलब कठिन वाला वो जो कि हार्ड एंड फास्ट रूल जहाँ पर है, तो वहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हमने उसको कट कर दिया और फिर अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो क्या वो शैक्षणिक गतिविधि होती है, तो वो शैक्षणिक गतिविधि भी नहीं है अनौपचारिक शिक्षा। तो यहाँ पर क्या होती है, व्यवस्थित होती है और संगठित होती है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, पहला और दूसरा क्या है आपका सही है। अगला प्रश्न है हमारा, गर्भवती माँ को कब्ज की शिकायत न हो इसलिए उसे वसा युक्त भोजन करना चाहिए, अधिक प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए, छिलकेदार दालें और हरी सब्जियां खानी चाहिए, अधिक कार्बोज युक्त भोजन करना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की जब भी प्रॉब्लम होती है तो हमें क्या चाहिए, फाइबर चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, फाइबर चाहिए। तो छिलकेदार दालें और हरी सब्जियां यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक है, तो दिल्ली। ठीक, विटामिन कॉम्प्लेक्स घुलनशील है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यहाँ होना चाहिए था, विटामिन कॉम्प्लेक्स घुलनशील है। तो यहाँ पर जल में, वसा में, मरकरी में, सल्फर में। तो ये सब कोई बात नहीं है, बी और सी जो है आपका कॉम्प्लेक्स दिया है तो आप समझ जाएंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल में है। तो जल में जो बी कॉम्प्लेक्स है वो किसमें, जल में ज़्यादा घुलनशील है। अगला प्रश्न है, एक ग्राम वसा कितना देता है, तो 9 कैलोरी ऊर्जा देता है। थोड़ा पॉइंट का आप लोग ध्यान रखिएगा एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता, प्रोजेस्टेरॉन, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता, प्रोजेस्टेरॉन, डिम्ब ग्रंथियां, गर्भाशय, डिम्ब वाहिनियां। तो यहाँ पर जो स्त्री, डिम्ब ग्रंथियां, डिम्ब वाहिनी, गर्भाशय, ये सब स्त्री प्रजनन अंग है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन क्या है, हार्मोन है। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है, अधिक्रम, नवप्रवर्तन, पहल और कार्य का विभाजन। तो इसमें कौन सा प्रबंधन का कार्य है, कार्य विभाजन। ठीक है, कार्य विभाजन क्या है, प्रबंधन का कार्य है। पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा है, तो पहला, जब भी इस तरह से प्रश्न आए आंख बंद करके आंसर लगाइए। पहला मानव निर्मित रेशा जो है वो है आपका नायलॉन। ठीक है, तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसके उत्तर आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति के आहार होना चाहिए, अधिक प्रोटीन तथा अधिक कैलोरी, अधिक प्रोटीन तथा कम कैलोरी, कम प्रोटीन तथा कम कैलोरी, कम प्रोटीन तथा अधिक। तो क्षय रोग, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है उसमें ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो अधिक प्रोटीन तथा अधिक कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। उसमें देखिए एग वगैरह खाने के लिए बहुत ज़्यादा बताते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, क्षय रोग से बचाव के लिए निम्न टीका लगवाया जाता है। तो पहला टीका BCG, कौन सा, पहला टीका BCG। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
अगला है लेटी के अंतर्गत। अच्छा, लेटी क्या है? लेटी जो है, ये वर्ड जो है ये बच्चों के सामान के लिए आता है, ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं उनके सामान के लिए आता है। तो बिब, नाइट गाउन और डायपर किसके? लेटी के अंतर्गत आता है। किस वानस्पतिक स्रोत में ग्लूटेन प्राप्त होता है? ग्लूटेन, ठीक है। तो ग्लूटेन से मैंने आपको एक बीमारी भी बताई थी, कौन सी? सीलियक रोग, ठीक है, सीलियक रोग, ठीक है। इसमें क्या होता है? किसी एक भोज्य पदार्थ से अब ग्लूटेन की बात यहाँ पर कर दी, किसी एक नहीं, ग्लूटेन ही हम कहेंगे। और ग्लूटेन किस में पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। तो इसी भोज्य पदार्थ से क्या होती है? इंटेस्टाइन को जैसे एलर्जी होती है, तो उससे क्या होता है? पेट में दर्द, बहुत ज़्यादा मल का निष्कासन। तो ये क्या होता है? सीलियक रोग में देखने को मिलता है। तो गेहूं में ग्लूटेन पाई जाती है, हम सभी जानते हैं। एकीकृत बाल विकास योजना, ये इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो ये जो हमारी एकीकृत बाल विकास योजना है, इसका आरंभ कब किया गया है? 1975 में, ठीक। अगला प्रश्न है, कोटजन के अनुसार गृह प्रबंध क्या है? शारीरिक विज्ञान, सैद्धांतिक विज्ञान, उपरोक्त सभी प्रयोगात्मक विज्ञान। तो सही क्या है? प्रयोगात्मक विज्ञान। कोटजन के अनुसार गृह विज्ञान एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है वो इंदिरा गांधी के समय में, जिसमें नसबंदी प्रोग्राम आया था, तो 1977 में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, जल शुद्धिकरण के लिए रासायनिक विधियों में क्लोरीन किस रूप में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो जो क्लोरीन गैस है, इसी रूप में ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रश्न इस तरह से भी आता है कि ठोस, द्रव और गैस तीनों फॉर्म में कौन सा? तो तब भी क्लोरीन ही आंसर आता है। पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली प्रारंभिक अवस्था है, दूसरी विस्तृत अवस्था है और तीसरी कौन सी? संकुचित अवस्था है। तो प्रश्न में पूछा अंतिम अवस्था, तो 3 ही अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जो स्टेज है वो क्या है? आपकी अंतिम अवस्था है। सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है? धागे की किस्म, कपड़े की किस्म, बखिए की लंबाई, धागे का खिंचाव। तो जो क्या है, आपके कपड़े की किस्म पर निर्भर करता है। और सामान्य कपड़ों को सिलने के लिए 16 नंबर की सुई का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया। कैंची की लंबाई पूछी गई, तो 20 से 25 सेंटीमीटर। तो आज से ये हमारा शुरू में मैंने गलत बोल दिया, वो 2016 का नहीं, 2013 का प्रश्न पत्र है, ठीक है। कौन सा? 2013 का प्रश्न पत्र है, जो मैंने अभी आपको हल कराया है। 2016 वाला मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। तो हम लोगों का कंप्लीट होता है आज का। यहाँ पर 2016 मैंने मेंशन कर दिया था, तो इसको मैं यहाँ पर इरेज करके 2013 कर देती हूँ। आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? आप लोग बिल्कुल रिवीजन करें। और अब इस टाइम कुछ भी नया पढ़ने का समय नहीं है, प्रैक्टिस करें। और साथ ही साथ में मानव प्रजनन तंत्र, जिसमें कि आपका मेल फीमेल दोनों के बारे में आपने देखा होगा कि पिछले 2016 के प्रश्न में बहुत ज़्यादा जो हमारे हार्मोन्स हैं, महिलाओं और पुरुषों में निकलने वाले हार्मोन्स जो हैं वो हैं, इन सारी चीज़ों का बहुत ही डीपली पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लें। तो जो ये प्रश्न पत्र आज मैंने कराया है वो PGT 2013 का है, वो गलती से 2016 हो गया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, कीप लर्निंग।